नमस्ते बच्चों। आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक का नाम है कामतानाथ। अर्थात कामतानाथ द्वारा लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया है कि वह अपने मामा के वहाँ जाता है। वहाँ पर एक मनिहारी मतलब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति होता है और वह लाख की चूड़ियाँ बनाता है। वह कितनी सुंदर होती है और वह किस तरह से उस लाख की चूड़ियों के द्वारा अपना घर चलाता है उसके बारे में बताया गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अब लेखक कामतानाथ कहते हैं कि पूरे गांव में जितने भी व्यक्ति थे उन सबसे अच्छा मुझे बदलू लगता था, क्योंकि बदलू यानी वह जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। अब लेखक कहता है कि वह मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि वह लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर लेखक को देता था और लेखक उसे अन्य बच्चों को दिखाकर प्रसन्न होता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, अर्थात किसी भी बच्चे को मेरी ओर आकर्षित कर लेती थी। तो इस वजह से लेखक अपने मामा के वहाँ जाना पसंद करता था, क्योंकि उसे ढेर सारी बदलू लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। इस वजह से वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक कहता है कि मेरे ननिहाल में जो भी व्यक्ति थे या तो मेरे नाना होते या मामा होते, इसलिए मुझे बदलू को मामा कहना होता, लेकिन मैं उसे मामा न कहकर काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। और मैं ऐसा क्यों कहता था, क्योंकि गांव के जितने भी बच्चे थे वे सभी उसे बदलू काका ही कहते थे, इसलिए मैं भी उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी आंगन, यहाँ पर सहन का अर्थ बताया है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पुराना वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, अर्थात उसी वृक्ष के नीचे बैठकर जहाँ छाया रहती थी और वो छाया में बैठकर वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था। बगल में और उसके पास ही भट्टी दहकती रहती थी, मतलब उसमें आग लगती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती और उस भट्टी के पास में एक लकड़ी भी पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। उस लकड़ी पर जैसे लाख पिघल जाती तो उसे कूट कूट कर वह चूड़ी का आकार देकर उसे लाख से चूड़ी तैयार करता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियों का मतलब होता है जिस लकड़ी या ऐसा लकड़ी का डंडा जिससे उस लाख को वह कूटता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, मतलब वह एक हाथ की कलाई की तरह होती थी। लाख की जिसमें डालकर वह लाख की चूड़ी का आकार देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर फिर वह जो लकड़ी का जो डंडा था, बेलनुमा डंडा होता था, उसमें चढ़ा देता, गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता और सारी चूड़ियों को बनाने के बाद वह उस बेलनुमा डंडे में भर देता और फिर उन पर रंग करता था। अलग अलग रंगों से उन चूड़ियों को वह रंग देता था। इस तरह से वह उन्हें सुंदर बना देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी छोटी सी खटिया जो रस्सियों से या डोरियों से भरी हुई थी, जो बहुत ही पुरानी थी, और वह मचिया छोटी सी खटिया थी वह भी बहुत ही
पुरानी लगती थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, अर्थात हुक्का, वह चूड़ियाँ बनाते बनाते थक जाता था तो वह कभी कभार बीच बीच में हुक्का भी पी लेता था। वह बीच बीच में पीता रहता और उस हुक्के को वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब लेखक कहता है कि मैं जब भी गांव जाता तो पूरा दोपहर का, अक्सर जो दोपहर का समय होता था वह बदलू के पास से बीतता, क्योंकि वह मुझे बदलू के पास बीतता, वह मुझे लला कहा करता। और लेखक कहता है कि जो बदलू था वह लेखक को लला कह के पुकारता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। और जैसे ही लेखक वहाँ जाता तो तुरंत एक छोटी सी खटिया लेखक के बैठने के लिए भी वह बुला देता था और वह उसे प्यार से लला कहकर बुलाता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। और लेखक कहता है कि मैं अक्सर दोपहर में जाता, पूरे दोपहर उसी के पास बैठता, तो वो किस तरह से चूड़ियाँ बनाता था उसके बारे में मैं देखता रहता, कितनी मेहनत करता और अंत में वे सुंदर सुंदर चूड़ियों को आकार देकर उन चूड़ियों को तैयार करता था। यह मैं उनके पास बैठकर देखता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और फिर बदलू क्या करता, जैसे ही पूरी चूड़ियाँ बन जाती, पूरे हाथ की चूड़ियाँ, तो एक बेलनुमा लकड़ी में डालकर वह उसे कई मिनटों तक निहारते रहता, मन ही मन प्रसन्न होता। अर्थात लेखक ने यह कहा, वह इस तरह से देखता जैसे वह कोई बेलनुमा लकड़ी न होकर किसी नव विवाहित या नव वधू का हाथ दिख रहा हो। जिस तरह से उसने हाथों में मेहंदी लगाकर वो चूड़ियाँ पहनी और वह चूड़ी उसके हाथ में कितनी शोभायमान लग रही हो, इस तरह से वह उस बेलन पर चूड़ियों को चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता। बदलू मनिहार था, वह चूड़ी बनाने का कार्य करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब यह उसके दादा और पिता का कार्य था, उनके ज़माने से चला आ रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और लेखक उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वास्तव में बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था वह अत्यंत सुंदर बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी, यानी बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब लेखक कहता है कि उस गांव में जहाँ बदलू रहता था वहाँ तो सारी स्त्रियां लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी, और उस गांव के आसपास भी जितने गांव में स्त्रियां थी वे भी लाख की चूड़ियाँ ले जाती, अर्थात इतनी उसकी चूड़ियों को पसंद किया जाता था और इतनी उसकी चूड़ियाँ बिकती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। अब बदलू उन चूड़ियों के बदले पैसे कभी नहीं लेता था, तो वह कैसे बेचता था, देखो आगे। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु लेना। वह चूड़ियाँ देता था, उस चूड़ियों के बदले में वह कोई न कोई वस्तु लेता था, वह पैसे नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते, तो लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देना, तो उसे पैसों के बदले अनाज देते थे और उस अनाज के बदले बदलू उन लोगों को चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। अब लेखक कहता है कि इतना सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था कि मैंने कभी उसे गाँव में किसी व्यक्ति से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी, मतलब कभी भी वह चूड़ियों के बदले इतना मुझे कम अनाज मिला इसके बारे में भी कभी कोई शिकायत नहीं करता था, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। अर्थात किसी के घर में शादी होती और लाख की चूड़ियों का जोड़ा लेने के लिए आते तो वह जीत करता कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा दो, थोड़ा और ज़्यादा दो। उस समय वह जीत करता, बाकी कभी भी वह कोई जिद नहीं करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, अर्थात वह शादी के लिए खरीदते थे, इसलिए वह जिद करता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर
बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अर्थात लेखक कहता है एक बार की घटना याद दिलाते हुए कि मुझे पता है कि मेरे मामा के यहाँ एक लड़की की शादी थी और उस लड़की की शादी में वह अपनी चूड़ियों की ज़्यादा दाम देने के लिए किसी बात पर अड़ गया था, जिद करके बैठ गया था और फिर उसे मनाने में हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, हमें बहुत ही मुश्किल आई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये 100 अलग। अर्थात इस तरह से उसे विवाह के अवसर पर इतना सारा सामान मिलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब लेखक कहता है कि उसे कभी किसी वस्तु से कोई चिढ़ नहीं थी, लेकिन किसी स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वह चिढ़ जाता था। यदि किसी की भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता, यानी गुस्सा हो जाता, क्रोधित हो उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता और कभी कभी तो उसके मुंह से कुछ शब्द भी निकल जाते, मतलब उस कांच की चूड़ियों के बारे में बुराई भी उसके मुंह से निकल जाती थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। अर्थात वहाँ पर वह लेखक को कहता कि बेटा शहर की बात तो और होती है, वहाँ पर तो शहर में तो सब कुछ चलता है, इसीलिए वहाँ पर सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते, लेकिन गाँवों में लाख की हाथों से बनाई हुई चूड़ियाँ लोग ही पहनना पसंद करते हैं। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। और बदलू क्या कहता है कि बेटा शहर में तो सब कुछ चलता है, कि शहर में तो वहाँ की जो औरतें होती है वो अपने पतियों के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, लेकिन गाँवों में ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए शहर में तो कांच की चूड़ियाँ पहन सकती है। इस तरह से उदाहरण देकर वह समझाता है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। और बदलू उस लेखक को समझाते हुए कहता है कि उनके हाथों की कलाइयाँ कोमल होती है, कई लाख की चूड़ी पहने। और बदलू कहता है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, इस वजह से मतलब वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा उनकी कलाइयाँ कोमल होती है, इस वजह से वे नहीं पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अर्थात यहाँ लेखक कहता है कि कभी कभी बदलू मुझे खाना भी खिलाता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में अब लेखक कहता है कि मुझे क्या क्या देता, एक तो वह उसकी गाय दूध देती तो मलाई बचा कर रखता, और जब आम की फसल होती तो उस समय मैं रोज ही अब प्रश्नोत्तर देखें बच्चों कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो लेखक बचपन में अपने मामा के गांव उस लाख की गोलियों की वजह से जाता था, ताकि वह अपने गांव बहुत सारी गोलियां लेकर आए और बच्चों को दिखाकर स्वयं प्रसन्न होता था। और गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसीलिए वह भी मामा ने कहकर काका कहता था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे इस पाठ में बताया कि बदलू चूड़ियों के बदले कोई वस्तु लेता था तो लोग उसे चूड़ियों के बदले अनाज देते थे, यही वस्तु विनिमय कहा जाता है। ये प्रश्नोत्तर भी कॉपी में सोल्व करें। ओके, धन्यवाद।